IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। धीरे धीरे आईपीएल अब अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आईपीएल का फाइनल होने वाला है। फाइनल खेलने वाली पहली टीम का नाम आप सबके सामने आ चुका है, चेन्नई सुपर किंग। वो टीम है, 3 बार की चैंपियन टीम है और चौथी बार खिताब जीतने के लिए वो शुक्रवार को मैदान पर उतरेगी। लेकिन उससे भी पहले बुधवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम चेन्नई से 2-2 हाथ करेगी। लेकिन ये मुकाबला कतई आसान नहीं होगा, खासतौर से बल्लेबाजों के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि मुकाबला शारजा के मैदान पर है, जहां पे अभी तक धीमी गति के गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। और ऐसे में क्या कुछ रणनीति बदलती है दिल्ली कैपिटल्स, जो अभी तक अपने स्पीड वाले गेंदबाजों पर भरोसा कर रही थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया, वो क्या कुछ रणनीति लेकर मैदान पर उतरती है और क्या दो पहले की चैंपियन टीमें फाइनल में खेलती नजर आएंगी, केकेआर या चेन्नई सुपर किंग, या एक नया चैंपियन हमें मिलेगा जब दिल्ली कोलकाता को हरा दे। ये कई ऐसे मसले हैं जिस पर आज हम सवाल जवाब करेंगे। साथ ही कुछ खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को यूएई में रोका गया है नेट प्रैक्टिस के लिए। उससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन को रोक लिया गया, वेंकटेश अय्यर को रोका गया और आमतौर पर नेट बॉलर्स को रोका जाता है। लेकिन बल्लेबाजों को रोकने के पीछे क्या मंशा है, क्या संदेश है, और 15 अक्टूबर को क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बुधवार के दिन होने वाले उस युद्ध से कर लेते हैं, जो ये तय करेगा कि चेन्नई को चैलेंज कौन करने वाला है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। अयाज सर हमारे साथ हैं और निखिल भाई हमारे साथ हैं। निखिल भाई, कोरबो लौड़बो जीतबो रे बहुत पुराना हो गया। शाहरुख खान का ये गाना, उन्होंने कई बड़े अच्छे मूव्स भी डाले थे, लेकिन अभी तो कुछ और ही करने की बारी है और गेंद घूमेगी तभी टीम झूमेगी, ऐसा लग रहा है। जी हाँ राजीव भाई, केकेआर इस बारी है पूरी तरीके से तैयार। ये देखिए किस्मत किस तरीके से बदलती है। आपके जो 2 अहम मुकाबले थे, एक जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर जो है, क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर, केकेआर के लिए दोनों के दोनों शारजा में। और हम सब जानते हैं जिस तरीके की पिच शारजा में खेल रही है, वो कहीं ना कहीं केकेआर को सूट कर रही है। आपके पास 3 क्वालिटी स्पिन गेंदबाज है, उसके बाद लॉकी फर्गसन, जब वो तेज गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो असर डाल रहे हैं, साथ में बैकअप बॉलर शिवम मावी। उसके बाद अगर जरूरत पड़े, किसी का दिन खराब होता है, एक आधा ओवर निकालना हो, तो वेंकटेश अय्यर भी अपना हाथ घुमा सकते हैं। वो भी एक प्रतिभाशाली हरफनमौला खिलाड़ी है। तो केकेआर को ये सूट कर रहा है ये शारजा का मैदान। अब दिल्ली कैपिटल से मुकाबला है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पिछले मुकाबला वो हारे थे, पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, वो रन और बना सकते थे। राजीव भाई, हम लोग बार बार यही बोलते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, आपका अपने गेम को प्लान किस तरीके से कर रहे हैं। जो जिस तरीके से 5 ओवर का स्टार्ट था, श्रेयस अय्यर बाहर जाके सोच रहे होंगे क्या वो कुछ गेंदे और ले सकते थे, क्योंकि उनको जिस तरीके का स्टार्ट पृथ्वी ने दे दिया था, वो अलाउ करता था एक बैट्समैन को कि आपको जाके जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, आप 3-4 गेंदे ले सकते हैं। 4 गेंदे का मतलब है राजीव भाई, जब एक बैट्समैन सेट हो जाता है, वो 4 गेंदे आप कभी भी कवर कर सकते हैं। आपको एक चौका ही तो चाहिए। जब आप चौका लगा देते हैं तो आप वो 4 गेंदे कवर कर लेते हैं। लेकिन वो 4 गेंदे या 6 गेंदे खेलना एक हिट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर आदी हो जाते हैं एक पिच की स्पीड का और उछाल का। आपको अनुमान हो जाता है कि मैं कौन से गेंदबाज के खिलाफ क्या शॉट खेल सकता हूं। तो वो एक थोड़ा सा आपको और अपने जहन में डालना होगा। और आपको जब बड़ी हिट लगाने को देखना भी है अपनी इनिंग्स के स्टार्ट में। पावर प्ले में अलग है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद अलग है। थोड़ा सा गैप में खेलने को देखें, क्योंकि ये पिचेस जो है ना, आप बीच में से आड़ा नहीं मार सकते, वो अलाउ नहीं करती। आपको जिस तरीके की पिच है उसके हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी होगी, तभी तो आप प्रोफेशनल खिलाड़ी माने जाएंगे। बिल्कुल। सर 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं फेज 2 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और निखिल भाई जो संकेत दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कोलकाता ज्यादा बेहतर स्थिति में है। क्या आपको भी लग रहा है कि दिल्ली, जिसने डोमिनेट किया, पॉइंट शैली में नंबर 1 पर थे, सडनली अब उनका जो ग्राफ है वो गिरा है और कोलकाता बहुत बड़ा डोमिनेंट टीम के तौर पे उभर आई है शारजा के मैदान पे, खास तौर से? बेशक राजीव, देखिए अगर आप 6 मैच जीते हैं 8 में से, ये बताता है किस तरह से उनका चढ़ाव हुआ है सेकंड फेज में। क्योंकि पहले फेज में 7 में से केवल 2 मैचेस जीते थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये टीम बहुत बुरी तरह हार जाएगी।
लेकिन कुछ बदलाव आया है, कुछ माइंडसेट आया है, कुछ अच्छे प्लेयर्स मिल गए, वेंकटेश अय्यर, स्पिनर्स चल पड़े, जैसे निखिल ने बताया इस पिच पर स्पिनर्स बहुत अहम काम कर सकते हैं। दिल्ली की जो असली ताकत है वो है रबाडा, आवेश खान और नॉर्के, और वो तीनों तेज गेंदबाज। अब ये जरूर है कि वो थ्रू दी एयर बहुत क्विक है, तो परेशान तो जी कर सकते हैं, लेकिन जो पिचेस जिस तरह से सहायता करी पिछले मैच में, नारायण, वरुण चक्रवर्ती और शाकिब ने तीनों मिलके 65 रन दिए थे, जी यानी कि 5 से थोड़ा ज्यादा। अगर इस एवरेज पे अगर आप बॉलिंग करते हैं इस रन रेट पे, तो सामने वाली टीम को आप किस तरह से जकड़ लिए वो जाहिर हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये सीजन कुछ पिछले सीजन जैसा ही चल रहा है कि वो लीग स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन प्लेऑफ्स के आते वक्त आने के करीब मैचेस हारना शुरू की। पहला मैच हार गए, फिर वो सेकंड क्वालिफायर जीते थे और फाइनल में पहुंचे थे जहां पर मुंबई से हारे थे। तो जी पैटर्न कुछ वैसे ही आ रहा है, लेकिन इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही मजबूत है। एक ही कमजोर कड़ी है, वो है इयन मॉर्गन बैटिंग में, लेकिन इयन मॉर्गन एज अ कैप्टन बहुत छाए हुए हैं, बहुत सफल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और ज्यादा ज्यादा प्रेशर दिल्ली पर है, देयर इज नो डाउट। निखिल भाई, और जिस तरह यासर कह रहे हैं एक ही कमजोर कड़ी है, लेकिन वसंत नारायण हमारे एक व्यूवर हैं, वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं एवन मॉर्गन की, उनको महेंद्र सिंह धोनी की भी झलक उनमें लग रही है, और कह रहे हैं कि वो फेल्यूर के बाद भी अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलकाता चेन्नई के बाद दूसरी एक ऐसी टीम है जो एक यूनिट के तौर पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है वसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनके पास और कोई विकल्प है भी नहीं, और जब आपके पास 12 ओवर क्वालिटी स्पिन के हैं, तो बतौर कप्तान आपकी समझ लीजिए 80% जो सरदर्दी है ना वो खत्म हो जाती है। क्वालिटी स्पिन का मतलब है कि एक गेंदबाज के हाथ में आप गेंद थमा दें, अपनी फील्ड सजाता है, उसको पता है कि मैंने कौन से खिलाड़ी के खिलाफ कहाँ पे गेंद डालनी है, इसकी क्या ताकत है, इसकी क्या कमजोरी है। जब मैं फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है पावर प्ले में, अगर एक ओवर डाल रहा हूँ तो कहाँ पे टप्पा गिराऊंगा, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल जाती है तो मैं किस जगह पे गेंद डालने की कोशिश करूंगा। जब आपके 12 ओवर शांति से निकल जाते हैं, जैसे अयाज सर ने कहा कि 65 रन दिए थे 12 ओवर में, उसके बाद आपके पास बतौर बल्लेबाज विकल्प क्या रहता है एज अ बैटिंग यूनिट की मैंने चांस लेना है किसके खिलाफ, लॉकी फर्गुसन और शिवम मावी के खिलाफ। और ये चीज उनको भी पता है कि जब पिछला ओवर रन नहीं आया तो अगला ओवर मैं डाल रहा हूं तो मेरे पर बिल फाड़ने की कोशिश होगी, तो ये गेंदबाज और चौकन्ना हो जाता है। तो चौकन्ना होके गेंदबाजी जब करता है ना, तो राजीव भाई उसको पता होता है कि गुरुजी कहाँ पे चौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बैट्समैन भी तड़पता है, फड़फड़ाता है। तब एक बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है कि मैंने कहाँ पे चौका मारने की कोशिश करनी है। आप जोखिम नहीं उठाए, क्योंकि आप अगर सेट बैट्समैन, राजीव भाई 10 बॉलें खेलने के बाद एक बैट्समैन को चौका मारने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए जो नया बैट्समैन आएगा और थोड़ा सा गेंद फंस रहा है बीच में, उसके लिए कितनी और दिक्कतें रहेंगी। तो आपको उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी जरूरी है। तो चलिए, गेंद फंसेगी ये निखिल भाई का कहना है, अयाज सर कह रहे हैं गेंद थोड़ी टर्न करेगी और स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. अया सर, सीधा सवाल आ गया है ब्रेक के बाद खेल नीति पर आपके लिए। कसार साहब का सवाल है कि अमित मिश्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम इन प्लेस ऑफ अश्विन। ये बहुत दिन से चल रहा है। आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और अभी तक एक भी मैच नहीं खिलाया गया उनको फेज 2 में। क्या ये आइडियल होगा कि आज अमित मिश्रा को टीम में जगह दी जाए? कुछ ऐसी ही बात हर्ष जैन भी कह रहे हैं कि उनको अश्विन के जरा इंक्लूड करना चाहिए आज। देखिए, ये बहुत ही दुविधा का मामला है, क्योंकि अश्विन जो है फिलहाल कंटेम्पररी क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन इस फॉर्मेट में और इस टूर्नामेंट में खास करके इस सीजन में सेकंड फेज में उनको बल्कि बहुत सी मैचेस में 4 ओवर भी नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शायद अमित मिश्रा पे नजर जाए, लेकिन अमित मिश्रा लेग स्पिनर भी है, विकेट टेकर बन सकते हैं, लेकिन महंगे भी साबित हो सकते हैं। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस हाई होता, अगर टीम का पिछले 2 मैचेस हारी हुई है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने आखिरी ओवर में मैच हारी, चेन्नई सुपर किंग्स के सामने आखिरी ओवर में मैच हारी है, और दोनों ही मैचेस में अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ज्यादा सफलता अश्विन को नहीं मिली है।
तो एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, लेकिन क्या इतने लेट स्टेज पर ये चेंज करेंगे? क्योंकि इसमें जोखिम भी है। कंपेटिटिव मैच प्रैक्टिस जो है अमित मिश्रा के पास है नहीं, तजुर्बा बहुत है, लेकिन वो रिदम में है या नहीं है, ये बहुत एक नाजुक कड़ी पे आ गई है, और ये चॉइस बनाना बहुत डिफिकल्ट है रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत के लिए। रबाडा के लिए सवाल है हर्षजैन का, निखिल भाई आपके लिए, कि रबाडा का फॉर्म क्या बिग कंसर्न है दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो सेकंड फेज शुरू है? जी, बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि रबाडा जैसा गेंदबाज अगर विकेट्स नहीं निकालता, उसके बाद आपके स्पिनर जैसे अश्विन की अभी चर्चा हो रही थी, वो विकेट्स नहीं चटकाते, तो आपके दो मेन बॉलर जब विकेट्स नहीं चटकाते, तो फिर एक कप्तान के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब रहता है कि किसकी तरफ जाए, कहाँ पे गेंदबाजी कराए। पर कगिसो रबाडा एक ऐसे गेंदबाज है, उनका दिन हो तो वो 3 या 4 विकेट्स निकाल के मुकाबला एक तरफ कर सकते हैं। बट हाँ, हर्ष साहब बिल्कुल सही कहा, बड़ा कंसर्न है। उम्मीद करता हूँ दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस के लिए कि कम से कम आज कगिसो रबाडा जो है वो अच्छे फॉर्म में आए। और राजीव भाई, जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अश्विन को लेके, जो हम लोग पिछले सवाल चर्चा कर रहे थे। केकेआर के पास लगभग 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। वेंकटेश अय्यर है, आपके पास नीतीश राणा है, शाकिब अल हसन है, सुनील नारायण मोहन, 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ वेंकटेश अय्यर भी है। हाँ, 5 लेफ्ट हैंडर्स है, तो उम्मीद करता हूँ कि अपने वो 4 ओवर में 70 से 80% गेंदबाजी जो हो ना, वो ऑफ स्पिन करे। अब वो इतने असरदार क्यों नहीं साबित हो रहे? कि वो सीधे हाथ को ऑफ स्पिन दिखाते ही नहीं, उनको लगता है कि वो आड़ा मार के छक्का मार देंगे। इतनी क्वालिटी है उनकी गेंदबाजी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक छक्का खा भी लेते हो बतौर ऑफ स्पिनर अपनी ऑफ स्पिन पे, अगली गेंद फिर अगर वो ऑफ स्पिन डालेंगे ना, वो बैट्समैन को फंसा लेंगे। पता नहीं उनके मन में क्या है कि हमेशा वो सीधा गेंद डालते हैं या कैरम बॉल डालते हैं स्टंप्स के अंदर, तो ऑफ स्पिन को अब वो बतौर वैरायटी की तरह यूज कर रहे हैं, एज वेरिएशन यूज कर रहे हैं। अगर उसको चेंज कर दें, वो सीधा वाला बॉल तब असरदार साबित होता है जब आप नॉर्मल ऑफ स्पिन डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पीछे, और कप्तान साहब पीछे ऋषभ पंत है, बतौर विकेट कीपर एक स्पिनर से कैसे गेंदबाजी करानी है ना, वो विकेट कीपर के हाथ में रहता है। और वो तो खैर कप्तान भी है। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी हमेशा पीछे से रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी कराते हैं, तेज हो रहा है, आगे गिर रहा है, पीछे डालिए, इससे ये सारे सवाल बड़ा फर्क पड़ता है जब तुरंत टिप्पणी आती है पीछे से। सर, क्योंकि विकेट कीपर की बात निखिल भाई ने कर दी, तो एक सवाल हर्षजैन का ले लेते हैं कि पंत का कॉन्फिडेंस अश्विन के साथ है नहीं, वो नाम की वजह से टीम में खेल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में उन्होंने 4 ओवर का कोटा भी नहीं डाला है। देखिए, ये मेरे ख्याल से अश्विन अगर टीम में है और प्लेइंग लेवल में इंक्लूड होते हैं तो शो ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही, वरना पॉन्टिंग भी ऐसे कोच नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर भी है जिसपे भरोसा ना हो उसको खिलाए। अल्टीमेटली आपकी कोशिश तो यही है कि आप टूर्नामेंट जीते। कहीं ना कहीं आपके बॉलिंग सिलेक्शन में आप फॉल्ट्स निकाल सकते हैं। पिछले मैच में क्या टॉम करन को आखिरी ओवर देना चाहिए था? टॉम करन ने 3 विकेट लिए थे। रबाडा की सफलता उनको नहीं मिली थी, लेकिन रबाडा के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और आप उनको टीम में रखते इसलिए कि डेथ ओवर्स उनको दे, आप आखिर की ओवर्स उनको दे। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके रन्स भी काफी गए, क्योंकि उस वक्त तो बल्ला किसी भी तरह चलाते हैं बल्लेबाज, रन्स तो जाएंगे ही। लेकिन ऐसा टाइट सिचुएशन हो, 10-12 रन चाहिए, 13 रन चाहिए आखिर में, तो रबाडा बेटर ऑप्शन है कि टॉम करन। अब पंत ने टॉम करन को चूज किया, मेरा मानना है कि रबाडा को करना चाहिए था। लेकिन ये जो है, ये कैप्टनसी का एक मोमेंटरी डिसीजन होता है। अब ये प्लान करके नहीं आते डगआउट में कि ये 12 रन रहेंगे आखिरी ओवर में, मैं किसको बॉल करूंगा। ये सब प्लान बहुत मुश्किल है करना, ये ऑन इन द प्रोसेस होता है। तो ऋषभ पंत मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप अटैक देखें, दोनों ही टीम के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। ऋषभ पंत के पास, दिल्ली के पास थोड़ा सा पेस अटैक या पेस बॉलर ज्यादा है, बहुत सफल रहे हैं, और केकेआर के पास स्पिनर ज्यादा है। लेकिन एक लॉकी फर्ग्यूसन, जैसा निखिल ने बताया, कि व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, बहुत असरदार रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो दोनों ही टीम की बॉलिंग बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि मैच का फैसला डिसाइड होगा किस तरह से टॉप ऑर्डर खेलती है सामने वाली बॉलिंग को। अगर पिछली मैच में अगर पृथ्वी शॉ चल गए और रन अच्छे बन गए, 170 अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते, 171, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कैप्टन जी। अब क्योंकि टॉप ऑर्डर की बात आ गई, तो पृथ्वी शॉ की बात ना करें तो निखिल भाई चर्चा अधूरी रह जाती है। क्या ये ओपनर्स के बीच में मुकाबला देख रहे हैं? पृथ्वी शॉ, शिखर धवन का स्टार्ट कैसा होता है? और उधर वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल, जिन्होंने ज्यादातर मैचों में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया कोलकाता को, जिसकी वजह से आज कोलकाता बड़ी अच्छी स्थिति में है।
क्या ये लड़ाई दोनों टीमों के ओपनिंग जोड़ी के बीच में आप देख रहे हैं? विदाउट डाउट, इसमें कोई मेरे को मतलब डाउट नहीं है, क्योंकि नया बॉल खासतौर से शारजाह में राजीव भाई नया रहता है, कड़ा रहता है, तो थोड़ा बहुत बॉल स्किड करके बैट पे और अच्छा आता है। तभी आप देखते हैं कि पहले 6 ओवर में लगभग 50 रन बना लेते हैं। उसके बाद जैसी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, गेंद थोड़ा पुराना होता है तो विकेट गिरती चली जाती है। जिस तरीके से आरसीबी ने में लगभग 50 रन बना लिए थे, पहला विकेट गवाया, 88 पे दूसरा, उसके बाद लगातार अंतराल पे आपकी विकेट्स गिरती चलेगी। तो क्लियर संकेत है, आप शारजाह का एक पैटर्न देख लीजिए, नया बॉल पहले 6 ओवर में किस तरीके से खेला जाता है बतौर बैट्समैन, और जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाएगा वैसे स्पिनर्स का बॉल बाला होता है और लगातार अंतराल पे फिर आपके विकेट्स गिरते चले जाते हैं। उस समय बड़ा जरूरी होता है कि मध्य क्रम में आपका एक ऐसा बल्लेबाज हो जो दिमाग से खेल रहा हो कि जिस तरीके का स्टार्ट मेरे को मेरे सलामी बल्लेबाजों ने दिया तो मुझे एक कुशन दे दिया है, अब उसी रफ्तार से आप रन बनाने चले जाएंगे, 10-10 रन प्रति ओवर हर ओवर में। शारजाह में जिस तरीके से इस अभी सीजन में विकेट खेल रही है, हर ओवर में जैसे बॉल पुराना होता है, एक चौका या एक छक्का मारना मुश्किल है। तो बहुत जरूरी है कि आप गैप्स ढूंढ के आप 6-6, 7-7, 8-8 रन भी अगर बना लेते हैं और आखिरी 5 में अगर विकेट्स इन हैंड हो तो फिर वो प्रेशर जो है ना वो उतना ही बॉलर के ऊपर वापस चला जाता है कि मैंने चौके बचाना है या मैंने अब बाउंड्री नहीं देनी है। उस दबाव के ऊपर आप खेलेंगे तो आपको बतौर बैट्समैन वो मौके मिलेंगे, आपके पाले में गेंद मिलेगी। सेट बैट्समैन उस समय आपको वो चौके और छक्के लगा सकता है, नहीं तो आपको बीच के ओवर्स में आप विकेट गवाते चले जाएंगे तो अंतिम ओवर्स में क्या होता है, नया बैट्समैन क्रीज पे आता है, उसको चौके मारने के लिए और मुश्किल हो जाता है। वही पैटर्न चल रहा है। आया सर, एक चीज और है कि दिल्ली कैपिटल्स और अगर हम केकेआर के ओपनर्स की बात करें, दोनों के पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, और ये क्या ज्यादा असरदार रहा है इस टूर्नामेंट में? क्यों बाकी की टीमें स्ट्रगल कर रही थी शुरुआती ओवर्स में सिवाय इन दोनों ओपनर्स को लेके? जनरली यही होता है। निखिल इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि खेले हुए इंटरनेशनल लेवल पे, कि अगर आपके पास 2 बैट्समैन हो, एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर, तो आपको लाइन एडजस्ट करना तकलीफ होती है बॉलर को। तो ये एक एडवांटेज बनता है, फील्ड सेट करना कैप्टन के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये ऑप्शन है राइट लेफ्ट का, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। अगर आपके पास दोनों ही लेफ्ट हैंडर हो, दोनों ही राइट हैंडर हो, तो बॉलर को थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट मिलता है सेटल होने में। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अनसेटल हो जाए। और ना बोले T20 में अक्सर देखा गया बॉलर आता है, एक ओवर डालता है, फिर चेंज हो जाता है, नया बॉलर आता है, तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है लाइन लेफ्ट राइट से। तो एडवांटेज तो जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली एडवांटेज उस हद तक है कि आप उसका एडवांटेज का फायदा ले सकते। अगर आप रन नहीं बनाते, विकेट फेंक के चले गए, तो फिर कोई एडवांटेज नहीं है। निखिल भाई, आपके लिए सवाल है अमर साहब का। अमर साहब भी पूछते हैं कि पृथ्वी शॉ की बैटिंग में फेज 2 में कोई वीकनेस आपने ऑब्जर्व की है अपने शोज के दौरान? सिर्फ शॉट सिलेक्शन का है, अदरवाइज जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। शॉट सिलेक्शन उनका और बेहतर होता चला जाएगा तो वो और बेहतर बल्लेबाजी करते रहेंगे। जो उनकी मतलब दिक्कतें थी उसको उन्होंने सुधारा है। पहले हमेशा वो बॉल के ना लेग साइड पे रहने की कोशिश में, ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं, अब बॉल के और करीब जाके टाइमिंग के साथ अब वो हिट्स लगा रहे हैं। और मजे की बात यह है, जितना वो असरदार तेज गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उतना ही असरदार जो है वो स्पिन के भी खिलाफ हो रहे हैं। अब जिस तरीके से आप पहले 6 में बल्लेबाजी करते हैं, आपको सिर्फ 30 यार्ड का दायरा टपाना होता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट मिलता है 40-50 पे बैटिंग कर रहे होते हैं, स्पिनर को आप अगर चांस ले रहे हैं तो गैप में लीजिए, क्योंकि ये जैसा विकेट है ना राजीव भाई, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से मारना, क्योंकि गति नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप के पास वो प्रतिभा है कि आप 50 पे बैटिंग कर रहे हैं, वो स्टार्ट मिला है, उसको आप आसानी से 80 को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेट बैट्समैन के लिए खेलना आसान है। अब मजे की बात देखिए, अगर वो बीच का पीरियड अगर वो 7-7 रन से अगर संतुष्ट हो जाते हैं, तो आखिरी 5 में पृथ्वी शॉ जैसा बैट्समैन हो और सामने सेट होने के बाद वही तेज गेंदबाज हो जो पावर प्ले में पिटाई खा के आ रहा हो, हाथ पैर फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे? तो उसी के ऊपर उनको खेलना है, बस यही थोड़ा सा दिमाग टॉप स्टोरी को इस्तेमाल करना है, नहीं तो उस खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है, बहुत असरदार खिलाड़ी है। सर, टॉस को लेके हर्षैन का सवाल है कि टॉस विल बी डिसाइसिव टुडे। आपको लग रहा है टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा आज? टॉस देखिए, मेरे ख्याल से इस पिच पर काफी दुविधा। पिछली मैच में हमने देखा आरसीबी और केकेआर के बीच, तो विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी की
और इयन मॉर्गन जो थे वो प्रेफर कर रहे थे चेस करना। तो दोनों ही कैप्टन की जो सोच थी बिल्कुल अलग थी। अब ये हुआ कि केकेआर जीती, लेकिन ये भी कहना होगा कि लास्ट ओवर में गई ये मैच, अच्छा डिफेंड किया आरसीबी ने। 10-12-15 रन और होते तो ये मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन वो अगर मगर की बात है। मेरे ख्याल से टॉस जीतना यहाँ पर एक्चुअली दुविधा वाली बात है। कैप्टन अगर जो हो वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि वो टॉस हार जाए और दूसरा कैप्टन डिसाइड करे और फिर आपके सामने जो भी है डिसीजन वो उस तरह से खेलना पड़ेगा। निखिल भाई, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक तो क्या टॉम करन आज टीम में होंगे? रिकी पॉन्टिंग बड़े हार्ड डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं और उससे भी बड़ा सवाल है निखिल भाई कि आंद्रे रसेल अगर फिट होते हैं तो किसको ड्रॉप किया जाएगा? या आपको लग रहा है सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगी केकेआर? देखिए, सबसे पहले टॉम करन, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में विकेट्स निकाले थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर बिठाएंगे, और खासतौर से शारजा जैसी विकेट पे, क्योंकि उनकी स्लोअर बॉल ना बहुत असरदार साबित होती है। तो वो गेंदबाज अच्छे हैं, उनको बाहर निकालना मैं नहीं मानता। और देखिए, ये T20 का फॉर्मेट ऐसा है, कभी भी बैट्समैन एक ओवर में मैच का रुख बदल सकता है। और नारायण ने करके दिखाया जी। और देखिए, सुनील नारायण 4 विकेट चटकाए, 26 रन बनाए, उनका ही दिन था पिछले मुकाबले में। रही बात आंद्रे रसेल की, अगर वो फिट हो जाते हैं और अगर वो गेंदबाजी नहीं भी करते राजीव भाई, उनको खिला लीजिए। कप्तान साहब की हैमस्ट्रिंग जो है ना, वो खिंच सकती है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन शाकिब को बाहर मत बिठाइएगा क्योंकि आपको सिर्फ ये जो फॉर्मेट जो चल रहा है इस समय, आपके पास 12 ओवर स्पिन के हैं, शिवम मावी और लॉकी फर्गसन। बतौर कप्तान आप बाहर बैठ के भी गेम को चला सकते हैं, लेकिन आंद्रे रसेल जैसा बैट्समैन बीच में आके वो और असरदार और खतरनाक साबित हो सकता है। मैं समझता हूँ कि चाहे ये विकेट स्लो भी हो, लेकिन सिर्फ उस खिलाड़ी का इम्पैक्ट जो है। और आप देख लीजिए कि स्पिन में आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, उसके बाद जिस तरीके से बाकी के गेंदबाज है, रबाडा, नोकिया, आपके पास एक ट्रम्प कार्ड बचा रहेगा, मैं मानता हूँ। तो अगर उनकी हैमस्ट्रिंग ठीक होती है तो कप्तान साहब की हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा सर, लेकिन अगर आप वेरिएशन के हिसाब से जाएं, आपको लग रहा है ज्यादा अच्छा वेरिएशन स्पिन डिपार्टमेंट में केकेआर के पास है, और वो बड़ा फर्क, वरुण चक्रवर्ती एक बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं दोनों टीमों के बीच में इस टूर्नामेंट में? एक लौते ऐसे गेंदबाज नजर आए जिनको मारनी पड़ी है। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती तो फाइन रहे हैं केकेआर के लिए। पिछले सीजन भी उन्होंने बहुत सारी विकेट निकाली थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उस वजह से इंडियन टीम में भी आ गए और T20 स्क्वाड में भी है। तो वरुण चक्रवर्ती तो एक्चुअली उनके ट्रम्प कार्ड है। सुनील नारायण के ऊपर इश्यूज थे कि क्या ये चल पाएंगे या नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज से भी ड्रॉप हो गए, उनकी एक्शन फिर से कंप्लेंट हुई थी, क्या वापस से आके गेंदबाजी कर सकेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में दिखाया। विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, AB डिविलियर्स, अगर आप ये 3 बैट्समैन को हल्के में निकाल लें या जल्द निकाल लें, तो आपसे बेहतर मैच विनर कौन हो सकता है? और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मैं एक इस बात से बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है निखिल ने, क्या इयन मॉर्गन का हैमस्ट्रिंग जो है परेशानी कर रहा है, तो शायद उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आंद्रे रसेल पावर हिटिंग, ऐसे पिच पर पावर हिटिंग काम में आ सकती है, खास करके अगर वो लास्ट 7-8 ओवर के अंदर आते हैं या 5 ओवर में भी आते हैं, तो चौके छक्के मारने वो ऐसे बल्लेबाज जो है बहुत कम है इनके जैसे। तो आप ये देखना है कि इयन मॉर्गन, आप सहमत हैं कि कप्तान साहब की हैमस्ट्रिंग में दर्द हो सकती है? ये ऑप्शन क्लियर ऑप्शन है। लेकिन दिल्ली के लिए क्या ऑप्शन आप देख रहे हैं? अगर मार्कस स्टोइनिस फिट हो जाते हैं, क्या तब टॉम करन रिप्लेस हो सकते हैं निखिल भाई? राजीव भाई, देखिए, जो वो बतौर बल्लेबाज ग्राउंड पे लेके आता है, आपको देखना होगा कि फिर मेरे पास ऐसा कोई एक गेंदबाज है क्या जो टॉम करन की जगह पे गेंदबाजी कर सकता है। आपके पास वो विकल्प अगर है तो आप बिल्कुल। ललित यादव का नाम भी आ रहा है कि ललित यादव एक ऑप्शन हो सकता है। ललित यादव बिल्कुल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक और स्पिन गेंदबाज है जो आ सकता है आपके पास, वरना क्वालिटी 5 गेंदबाज है। स्टोइनिस आके आपको थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं, फिर आप टॉम करन को बाहर बैठा सकते हैं, क्योंकि इस विकेट पे आपको एक अतिरिक्त बैट्समैन जो है वो मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिकॉज जहां पे विकेट पे बैटिंग करना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा और बैटिंग को पैक करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक मुश्किल विकल्प है। आप 5 गेंदबाज से भी अपना काम चला सकते हैं, पर आपके पास 5 क्वालिटी गेंदबाज हैं। आवेश है, नोकिया है, रबाडा है, अश्विन है,
अक्षर पटेल है, अगर आप साथ में एक और चेंज करके ललित यादव को लेके आते हैं तो वो आपके पास एक ऑप्शन है। नहीं तो मार्कस स्टोइनिस भी आपको 2 ओवर निकाल के दे सकते हैं बड़े आराम से। तो वो एक बिल्कुल क्लियर कट चेंज है। अगर वो फिट होते हैं तो मैं देखता हूं कि टॉम करन की जगह पे मार्कस स्टोइनिस आ सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प होगा। जी, तो चलिए बैटिंग यूनिट के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा शारजा का मैदान, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बल्लेबाजों के लिए शारजा में रन बनाने के लिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. ब्रेक के बाद खेल नीति पर आपका स्वागत है। बड़ा सीधा सवाल आ गया है आया सर यहाँ पर कसार साहब का। उनका कहना है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इन दिनों T20 फॉर्मेट में नदारद सी नजर आती है। क्या इस शारजा जैसी स्लो पिचेस पे खेलने के लिए स्ट्राइक का रोटेट करना बहुत जरूरी है, और जब मिले तब आप उस गेंदों को बाहर करें, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा आज के मैच में? कसार साहब बिल्कुल सटीक मेरे ख्याल से इसको दिया निखिल ने बहुत अच्छी तरह बताया। जी जी क्योंकि निखिल ने जैसे बताया कि हाँ, ऐसे पिच पर आप आराम मारने की कोशिश करेंगे तो आप विकेट खो देंगे। अगर आप जी कोशिश करते हैं, अच्छा स्टार्ट मिला, तो फिर आप स्ट्राइक को जो है रोटेट करें, गैप्स निकालें, 1, 2, 6, 7 रन, 8 रन तक अगर आप एक ओवर में निकालते हैं तो आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जहां आप आखिरी 5 ओवर में 50-60 रन की उम्मीद कर सकते हैं। और आपका टोटल अगर 150 के करीब हो, 150 से ऊपर हो, तो एक्चुअली बहुत ही कम्पिटिटिव स्कोर हो जाता है ये। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 130-35 में खलास नहीं हो जाए आपकी इनिंग, क्योंकि वो जी टोटल आपको बिताने के लिए बहुत दिक्कत कर सकता है। जी निखिल भाई, क्योंकि अब भारतीय टीम का कैंप भी लग रहा है वहां पे, और वहां पे कुछ खिलाड़ियों को रोका गया। पेस बॉलर्स को रोकना समझ आ रहा है, संजू सैमसन और वेंकटेश अय्यर को रोकने के क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर, देखिए वेंकटेश अय्यर का तो समझ में आता है कि चलिए अगर एक आउटसाइड चांस है राजीव भाई, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छे फॉर्म में, और लेफ्ट हैंडर है, तो वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, और अगर जरूरत पड़े तो एक आधा ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आप एक और हरफन मौला खिलाड़ी की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास टॉप ऑर्डर इतना पैक्ड है, एक विकल्प के तौर पे रखा हुआ है कि भगवान ना करे किसी भी हमारे सीनियर प्लेयर की कोई चोट हो जाती है तो आपके पास एक क्वालिटी सलामी बल्लेबाज वहां पे है। संजू सैमसन को वहां पे रखना और देखना कि बतौर विकेट कीपर बैट्समैन क्या ईशान किशन पूरी तरीके से फिट है कि नहीं, या केएल राहुल को कोई थोड़ी बहुत इंजरी है। क्योंकि आपका जैसे ये 2 खिलाड़ी का नाम आता है कि उनको रखा है, तो आप देखते हैं लाइक फॉर लाइक कौन सी रिप्लेसमेंट हो सकती है बतौर चयन करता। वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर और बतौर सलामी बल्लेबाज, तो आप देख रहे हैं कि अगर वहां पे कोई इंजरी होती है या कोई कंप्लेन कर रहा है कि किसी को किसी किस्म की दिक्कत है, और संजू सैमसन के लिए भी सीधा सीधा वही जाता है कि ईशान किशन है या केएल राहुल है, जो या ऋषभ पंत, ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद कोई परेशानी है, इसलिए आपने उनको रखा हुआ है स्टैंड बाय के तौर पे। नहीं तो आप किसी को अगर रिप्लेस भी करना हो राजीव भाई, फिर आप बुलाएंगे, फिर आपको क्वारंटीन कराना पड़ेगा, तो फिर वो दिक्कतें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या टीम में कोई संकेत आया है कि कोई खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट नहीं है, तभी आप बैट्समैन को रख रहे हैं। आया सर, काफी तेज गेंदबाजों को रोका गया। उमरान मलिक को रोका गया, वहां पे हर्षल पटेल हैं, आविश खान को भी रोक दिया गया है, साथ ही वेंकटेश अय्यर को रोका गया। क्या ये इंडिकेशन माना जाए कि हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते पिछले 5-6 दिन, अगले 5-6 दिन और, तो एक ऑप्शन के तौर पर वेंकटेश अय्यर को देखा जा सकता है? जी हाँ, मेरे ख्याल से देखिए हार्दिक को लेकर काफी सवाल उठते हैं, क्योंकि वो गेंदबाजी अब तक की नहीं है पूरे साल में। और आपको अगर टीम का बैलेंस चाहिए, सही कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन इंडिया को चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि हार्दिक टीम में हो, लेकिन हार्दिक टीम में उस वक्त हो कि वो गेंदबाजी भी कर सके। और वैसे भुवनेश्वर कुमार जो एक्चुअली स्क्वाड में है, उनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा हल्का रहा है। आखिरी गेंद में मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस तरह का जो उनका एक छाए हुए रहते थे स्विंग, लेट स्विंग करवा के, वैसा परफॉर्म हमने देखा नहीं है। तो इंडियन टीम के स्क्वाड में एक्चुअली फास्ट बॉलर्स की कमी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सिलेक्शन होगा या चॉइस होगी 15 अक्टूबर को, तो एक फास्ट बॉलर को इंक्लूड करने की कोशिश होगी, क्योंकि स्पिनर्स भरपूर है। स्पिनर्स की इतनी जरूरत नहीं है, एक तेज गेंदबाज बैकअप की जरूरत। निखिल भाई, अर्पण का सवाल है, पृथ्वी के लिए बड़ी देर से उनका सवाल आ रहा था
कि बड़ी मैच्योर नॉक उन्होंने पिछले कुछ मैचों में खेली है, लेकिन शारजा जैसी पिच पे कौन से वो शॉट्स है जिनको अवॉइड करना पड़ेगा अगर उनको लंबा खेलना है? देखिए, बहुत जरूरी होता है कि जब आप नया बॉल पहले 6 पे बैटिंग कर रहे हैं तो आप फिर भी वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं अर्पण। स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट, पुल जब होता है ना तो आप फिर भी टाइम कर सकते हैं क्योंकि बॉल नया है। लेकिन जैसी बॉल पुराना होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा गेंद नीचे रह रहा है, रुक के आता है, तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना मुश्किल हो जाता है। वही शॉट आप बैकफुट से सीधे बैट से खेलेंगे तो आपके चांस जो है टाइम करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। तो स्क्वायर ऑफ द विकेट थोड़ा सा मुश्किल रहता है और हर स्पिनर यही कहता है। इतने असरदार वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, शाकिब उल हसन क्यों होते हैं अर्पण, आप देख लेना, वो गेंद बैट्समैन से दूर रखते हैं कि बॉल जब पिच करे तो लगभग घुटने की हाइट पे या उससे ज्यादा खत्म होता है। जब बैट्समैन सामने खेलता है तो नीचे रह रहा है तो वहां पे स्क्वायर कट लगता नहीं है, आड़ा आप मार नहीं सकते जिस तरीके की पिच है। इसीलिए स्पिनर्स भी इतने असरदार साबित हुए, उनको आप स्टेप आउट करके खेल सकते हैं। लेकिन बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि कौन से शॉट्स को अवॉइड करें, 6 ओवर के बाद यानी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना मुश्किल है, उसको अवॉइड करें। अया सर, लास्ट 2 सवाल आपसे भी और निखिल भाई से भी। कौन सी टीम आप देख रहे हैं चेन्नई से 2-2 हाथ करते हुए दुबई में? देखिए, मोमेंटम जो है वो केकेआर के साथ है और एक्सपीरियंस जो है काफी है। सुनील नारायण, आंद्रे रसल अगर खेलते हैं तो दिनेश कार्तिक, इयन मॉर्गन, इन सबके पास बहुत भरपूर एक्सपीरियंस है। अच्छी बात केकेआर के लिए है कि टॉप 4 में जो है चारों इंडियन प्लेयर्स और चारों अच्छा चल रहे हैं। तो आपको ज्यादा जो अगर आप प्लेइंग लेवल भी देखें तो बहुत कम चेंजेस किए केकेआर ने, क्योंकि सेकंड फेज में शुरू से ही वेंकटेश अय्यर क्लिक हो गए, शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा चेंज करने की ये नहीं है। आप कैप्टन सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, किसको दिलाऊं यहाँ। स्पिनर जो ऐसी पिच पे बहुत जरूरी है, अच्छे फॉर्म में तीनों ही लय में है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ परेशानियां हैं। टॉप ऑर्डर में से अगर श्रेयस अय्यर, शॉ, शिखर धवन और पंत में से 2 नहीं चलते हैं, केवल एक ही परफॉर्म करता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है हेटमायर पर और ऑलराउंडर अश्विन पर। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी टीम केकेआर है तैयार। मेरे लिए राजीव भाई, देखिए, दिमाग जो कह रहा है ना वो केकेआर है, जिस तरीके से वो खेल रहा है, लेकिन दिल जो है ना कहीं वो दिल्ली के लिए धड़क रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो केकेआर कह रहा है, जिस तरह, क्योंकि आप शारजा में खेल रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका, और अया सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़ सकते हैं सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश, और मुझे लग रहा है अया सर @cricket बल्ला। और निखिल भाई आप भी अपना ट्विटर हैंडल बताएं जरा, आपसे भी सवाल करें लोग, आपके पास भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं वो सवाल अपने। नहीं, बिल्कुल, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे सवाल दागते रहिए धगाधक, और मैं आपको स्टोरी भी भेजता रहूंगा, इसमें वो है ही नहीं। आप अपनी जरा अपनी आईडी एक बार बता दें, एक बार आईडी आप बता दें अपनी। निखिल चोपड़ा 26 पे भेजते रहिए। और चलिए, तो ये तो गई निखिल भाई की आईडी। अयाज सर की आईडी मैंने आपको बताई दी है। और खेल नीति का एपिसोड अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो आप IVM ऐप पर जा सकते हैं, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast from Delhi Capitals, we have their manager Siddharth Bhasin and marketing head Vaibhav Dar discuss with Varun what Nai Delhi is all about and the life of players in the bio bubble. On Advertising is Dead, Varun talks to Masoom Meenawala, luxury fashion influencer, about her focus on wanting to elevate women in business. On Simplified, Chuck, Tony, Naren and Shrikeet are once again joined by Bertie to talk about his love for vinyl records. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us to India's biggest man-made lake, Bhopal Tal. And on Smile India, Shifa tells us the story of Monisha from Mumbai, who uses empty Tetra packs to create durable furniture for schools. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter?
Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.